तो आज हम अपनी रिएक्ट की ऐप्स क्रिएट करेंगे। हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर किस तरह से हम कोड कर सकते हैं, किस तरह से रिएक्ट की ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम रिएक्ट की अपनी ऐप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर टॉप में आपके पास टर्मिनल का बटन है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर न्यू टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और बैक टिक। ठीक है, तो भी आपका टर्मिनल जो है ना वो ओपन हो जाता है। सही है, तो इस तरह से मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हो CWMZ के फोल्डर के अंदर रिएक्ट नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर हम रुकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर माई ऐप नाम का फोल्डर भी मैंने एक रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जब अपनी ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा npx क्रिएट माइनस रिएक्ट हाइफन ऐप और स्पेस डाल के क्रिएट एक ऐप। और यहाँ पर मुझे जो है ना क्या कहते हैं, अपनी ऐप का नाम लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं अपनी ऐप का नाम रख रहा हूँ जी फर्स्ट ऐप। ठीक है, तो ये मैंने ऐप का नाम रख दिया फर्स्ट ऐप, और एंटर करूंगा तो ये मेरी ऐप जो है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी खुद ब खुद ही। ये npx पैकेज होता है, नोड पैकेज मॉड्यूल। ठीक है, उसके थ्रू npm के थ्रू। अब आपके पास इसके लिए नोड का इंस्टॉल होना लग। ठीक है, आपने गूगल पे चले जाना है और यहाँ पर जाकर सर्च करना है इंटरनेट पे नोड जेएस डाउनलोड। ठीक है, और नोड जेएस को आपने डाउनलोड कर लेना है। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर से इसकी ना इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। तब तक आपकी npx कमांड, npm कमांड, कोई भी कमांड तब तक आपकी रन नहीं होगी जब तक आपने नोड जेएस को इंस्टॉल नहीं किया होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखना है नोड जेएस डाउनलोड, और आपके पास ये जो पहला लिंक आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जाके आपने अपने विंडो के लिए इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन आपने 1v1 इसको स्टार्ट कर लेना है। इसका कुछ ना खास प्रोसेस है। ठीक है, वो आपको पता है इंस्टॉलेशन कितनी आसान होती है। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लोगे ना, सॉरी, इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर अपना VS कोड के अंदर इस चीज़ को, ऐप आपने क्रिएट किया है ना, अब आपकी ये वर्किंग में है। ठीक है, ये ऐप क्रिएट हो रही है, हम इसका वेट करेंगे। मैं इसको अभी के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ, और अब हम अपनी माई ऐप नाम की एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन बनी पड़ी है। जब आपकी ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपकी फर्स्ट ऐप भी इस तरह से कंप्लीट बन जाएगी। अभी के लिए ये जस्ट पैकेज क्रिएट हुआ है, तो ये सारी अभी क्रिएट हो रही है। ये जब क्रिएट हो जाएगी फिर ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। अभी हम मई ऐप के अंदर आ जाते हैं, और इसको मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। अभी हम इसको क्लोज तो नहीं कर सकते, ऐप क्रिएट हो रही है। तो माई ऐप को भी मैं एक न्यू VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जी, तो इसको मैंने कर लिया जी ओपन। तो ये है मेरा, ओके, ये है मेरा रिएक्ट की ऐप कंप्लीट। ठीक है, तो अब मैं इसको, सबसे पहले तो आपको इसको फोल्डर स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आप इसको रन किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ तक बात है रन करने की, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपने जाना है टर्मिनल के अंदर, न्यू टर्मिनल आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको कमांड रन करनी है npm स्टार्ट। ठीक है, जैसे ही आप npm स्टार्ट अप्लाई करोगे ना, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। आपकी जितनी भी इंस्टॉलेशन है ना, वो इंस्टॉल होके कहाँ पे होती है, इस नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपका ये फोल्डर नहीं है तो आपकी ऐप जो है वो रन नहीं। ये फोल्डर ना बहुत ही लेंथी होता है, मतलब अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको, तो ये देखो इसके अंदर कितने फोल्डर हैं। ठीक है, ये देखो इसके अंदर कितने फोल्डर्स हैं। तो ये बहुत ही लेंथी होता है, और ये ऐप के अंदर सबसे ज्यादा जो स्पेस होती है वो इसी ने, नोड मॉड्यूल के जो फोल्डर होता है इसी ने घेरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी किसी को प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, लाइक हम क्लाइंट को प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स को, या किसी को भी, लाइक आप मुझे सब प्रोजेक्ट सबमिट करवाइए कुछ भी, तो आपके नोड मॉड्यूल को फोल्डर उसमें ऐड नहीं करते। बाकी के जो फोल्डर है ना वो सारे ही भेज देते हो, नोड मॉड्यूल भेजते हैं। ठीक है, ये जो आपका पैकेज डॉट जेसन की फाइल है ना, इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर सारे के सारे पैकेज पड़े होते हैं। ठीक है, कि आपने कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल किए हों। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पर एक देखो ये रिएक्ट है, रिएक्ट का वर्जन बता रहे हैं मुझे। रिएक्ट डोम इंस्टॉल की हुई है, ये पैकेजेस हैं। ठीक है, रिएक्ट आइकन्स जो कि आइकन्स के लिए यूज किया जाता है। रिएक्ट राउटर डोम जो कि हम रिएक्ट के अंदर राउटर क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह से सारे आपके पास जो भी डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल की हुई हैं, ठीक है, जो जो चीजें हमने इंस्टॉल की हुई है वो यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में है पड़ी ऑलरेडी। तो जब भी कोई किसी को हम अपना कोड शेयर करते हैं ना, तो उसको नोड मॉड्यूल भेजने की जरूरत नहीं होती। वो क्या करता है, अपने इसके अंदर इस फोल्डर को ओपन कर लेता है, और ओपन करने के बाद वो इधर कमांड रन करता है npm इंस्टॉल लिख ले पूरा का पूरा, npm लिख ले जी इंस्टॉल, या फिर लिख ले npm आई, जस्ट ये भी लिख के एंटर करेगा।
ये नोड मॉड्यूल का पूरा फोल्डर खुद ब खुद ही कुछ टाइम लेगा और उसके बाद क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेट मी चेक। अभी तक ये क्रिएट हो रही है क्योंकि ये काफी टाइम लेती है और मेरा इंटरनेट इस टाइम ऑलमोस्ट स्लो होता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी क्लियर आ रही है। ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरनेट इधर भी यूज हो रहा है ना, तो मैंने कहा शायद इंटरनेट का इशू ना बन रहा हो। अच्छा, तो ये हमारी इधर से ऐप क्रिएट हो रही है, अभी के लिए हम इसी को ही समझ लेते हैं। तो हमने इसको जो है ना ओपन किया हुआ है जी, ब्राउजर के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी ऐप जो है वो ओपन हो गई है। ठीक है, ओके। ये मैं आपको शो करता हूँ, ये मेरी ऐप जो है ना क्रिएट हो गई है। ठीक है। जब हम बाय डिफॉल्ट करते हैं ना, तो ये मैंने वैसे किसी का प्रोजेक्ट किया हुआ था शायद, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करता हूँ, लाइक लेट मी चेक कौन सा है ये। हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, मैंने ये किसी का प्रोजेक्ट किया हुआ था, तो वो शायद मैंने एक ऐप उठाई है ताकि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझा सकूँ। ओके, तो ये थी हमारी ऐप जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम जो ऐप हमारी क्रिएट हो रही है ना, हम उसको देखेंगे कि हम किस तरह से वो वर्क करती है, हमने स्टार्ट कैसे करना है कोड। अभी के लिए आपको जस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं इस फोल्डर में आया हूँ। ठीक है, नोड मॉड्यूल को आप फोल्डर आपको समझ आ गया कि आपने जितनी भी इंस्टॉलेशन करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप अपनी वेबसाइट के अंदर रिएक्ट के साथ बूटस्ट्रैप का यूज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो जब आप बूटस्ट्रैप का यूज करोगे ना, तो वो आप बूटस्ट्रैप का यूज कैसे करोगे? ऐसे नहीं है कि लिंक कर दोगे, जैसे आप HTML में करते थे कि उसका लिंक पेस्ट कर देते थे, ऐसा नहीं करना आपको। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है, और यहाँ पर लिख देना है npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये आपकी बूटस्ट्रैप जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। इसी तरह से रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी होती है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। कोई भी चीज आपने यहाँ पर यूज करनी है ना, तो आपने उसको इंस्टॉल करना है। ये देखो यहाँ पर बूटस्ट्रैप जो इंस्टॉल हो रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पैकेज डॉट जेसन में भी बूटस्ट्रैप आ जाएगी, अभी तक नहीं है। ये इसकी कंप्लीट हो जाए ना इंस्टॉलेशन, 1 मिनट में हो जाती है बस। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगी, यहाँ पर देखना आप। ये देखो आप, ये बूटस्ट्रैप यहाँ पर देखो इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो जो चीज हम इंस्टॉल करते जाते हैं ना, वो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आती जाती है, और नोड मॉड्यूल के अंदर उसका पूरा का पूरा फोल्डर आ जाता है। अब मैं अगर नोड मॉड्यूल के अंदर आपको दिखाऊं, तो मैंने यहाँ पर सर्च किया बूट, बूट स्ट्रैप। मैं ऐसे ही इसको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पर बी आ रहा है, ये रहा आपका। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे शो हो रहा है बूटस्ट्रैप का फोल्डर। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ ना, यहाँ पर देखो एक डिस्ट की फाइल है, एक फोल्डर है, एक जीएस का फोल्डर है, एक सास का फोल्डर है। ठीक है, अब सास क्या होता है, जैसे हमारी CSS होती है ना, सास भी ऐसी लैंग्वेज है, थोड़ी सी एडवांस है। इसकी अगर मैं बात करूँ इसके CSS की, तो CSS से थोड़ी सी एडवांस है। तो डिस्ट के अंदर अगर मैं जाता हूँ, तो इसके अंदर हमारी बूटस्ट्रैप की पूरी CSS और पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब हम जब बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं ना, अब हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। पहले पता क्या होता था, हम बूटस्ट्रैप का लिंक अपनी वेबसाइट में यूज करते थे। तब क्या होता था, अगर वो आपके लैपटॉप जो है जिस पे आप उसको वेबसाइट ओपन किया हुआ है आपने, अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती थी ना, तो आपकी जो लिंक, जो चीजें आपने बूटस्ट्रैप से उठाई होती थी ना, वो आपकी शो नहीं होती थी। जब इंटरनेट कनेक्शन आता था तो वो शो होती थी, क्योंकि आपने लिंक लगाया होता था। ठीक है, तो वो लिंक तो ऑनलाइन होता था, बट अब आपकी जो बूट स्टेप है वो आपके सिस्टम के अंदर, आपके एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, अब आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप इसी फोल्डर के अंदर से, पहले क्या है, आपने जितनी क्लासेस यूज की होती है ना, बूटस्ट्रैप अगर आपने यूज किया, तो बूटस्ट्रैप में आपने क्लासेस यूज की होती हैं कि इस काम को करने के लिए मैं ये वाली क्लास यूज करूंगा, इसके लिए ये वाली क्लास यूज करूंगा। अब उस क्लास का कुछ कोड लिखा होता है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, तो वो जब मैं लिंक उसका अपनी वेबसाइट में ऐड कर देता हूँ ना, तो वो बेसिकली क्या होता है कि जो क्लासेस मैंने यूज की होती है ना, वो क्लासेस उस लिंक से जाके अपना डेटा उठाती हैं कि इस क्लास के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, इस क्लास पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। लेकिन अभी क्या है, अभी सारी की सारी CSS की और जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे फोल्डर के अंदर आ चुकी है, हमारी ऐप के अंदर आ चुकी है। अब हम जब एक्सेस करेंगे ना, तो हम यहीं से अपने नोड मॉड्यूल के अंदर से उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर आपकी सारी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई है। जब भी कोई यूजर आएगा और उसको उसके पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं है, तो वो जैसे ही npm इंस्टॉल लिखेगा ना, तो सिस्टम खुद ब खुद ही जाके पैकेज डॉट जेसन के अंदर से डिपेंडेंसीज देखेगा, और जो जो इसके अंदर डिपेंडेंसीज होंगे उसके अकॉर्डिंग वो नोड मॉड्यूल का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्रिएट हो जाता है।
सो लेट मी चेक कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है या ओके। आई थिंक हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हुई नहीं है। लेट मी चेक। ओके, रिएक्ट के अंदर हमारी CW 100, रिएक्ट के अंदर वो ऐप क्रिएट ही नहीं हुई। अच्छा, ये ना कभी कभी जब इंटरनेट का स्लो होता है ना आपका इंटरनेट, तो ये एरर करके ना उसको रोक देता है। ये देखा है आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको, ये इसने इतने सारे एरर्स दिए होंगे, ठीक है। ये इसने एरर्स दे दिए और उसको इंस्टॉलेशन वहीं पे स्टॉप कर दे, बट नो इशू, ये हो जाता है। कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। आप अपने पास करोगे ना, जब आप इंस्टॉल करोगे ना इसको, आप लिखोगे NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम, तो आपकी इंस्टॉलेशन खुद ब खुद हो जाएगी। 5 से 6 मिनट लेगी। अभी मेरा जो है ना इंटरनेट इधर भी यूज हो रहा है, वो सारा कुछ यूज हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया। तो उसकी वजह से इंस्टॉलेशन उन्होंने पॉज कर दी हमारी, ठीक है। तो जब आप आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी ना, तो मैं आज जरा आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट क्या आया हुआ है, CD माई ऐप करें, पर इंस्टॉल करें। नहीं यार देखो, जो इंस्टॉल हो जाती है ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा है रिएक्ट का फोल्डर। रिएक्ट के अंदर अब हमने अपने कोड के अंदर ना अपने VS कोड में ये रिएक्ट का फोल्डर ओपन किया हुआ है। लेकिन जब वो ऐप क्रिएट होती है ना, वो पूरा का पूरा फोल्डर क्रिएट, ठीक है। अब जो पैकेज.json है वो सारा कुछ इस फोल्डर के अंदर पड़ा है। अभी के लिए हमारा कंपाइलर कहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे खड़ा होता है। तो हमें इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ता है जब वो क्रिएट हो जाता है। तब हम करते हैं कि CD माई ऐप कर दो, ताकि इस माई ऐप वाले फोल्डर के अंदर हम चले जाएं और यहाँ पर जाके हम अपना कोड को रन कर लें, ठीक है। बट अभी हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ ना, उसने क्रिएशन को स्टॉप कर दिया इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, ठीक है। तो आप जब इंटरनेट क्रिएट आपसे आपका क्रिएट हो जाएगा ना, तो क्रिएट होने के बाद आप माई ऐप में स्विच हो जाओगे। देन आपके जो है वो आप उसको npm क्या कहते हैं स्टार्ट करोगे, तो आपका कोड जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं यार फिलहाल के लिए इसको तो कर देता हूँ जी क्लोज। बस आपको समझ आ जानी चाहिए अच्छा, ये मेरा पैकेज.json, पैकेज.log.json को भी छोड़ दो आप फिलहाल के लिए, गिट इग्नोर को भी छोड़ दो। आप आ जाओ पब्लिक का फोल्डर और SRC का फोल्डर। अब जितना भी हमारा कोड होता है ना, सोर्स कोड होता है, सोर्स बोलते हैं कोड को, तो वो हमारा SRC के फोल्डर में होता है। और पब्लिक के अंदर हमारा होता है डेटा, लाइक हमारा कोई आइकन, हमारी इमेजेस, वो हमने यहाँ पर रखी होती हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। और जो आपको पता है कि जो प्राइवेट चीज है ना, वो तो एक्सेस हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक चीज होती है ना, वो एक्सेसिबल होती है। तो इसलिए हमारा जो पब्लिक का फोल्डर है ना, इसी के अंदर हमने एक फाइल रखी हुई है index.html। ये खुद ब खुद बन के आती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। तो यहाँ पर index.html की फाइल है। और इस फाइल के अंदर ये देखो, यहाँ तक हेड है, यहाँ तक आपको नजर आ रहा होगा, ये हेड का टैग है। हेड के टैग को छोड़ दो, नीचे आ जाओ बॉडी के टैग। बॉडी के टैग में भी आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ कमेंट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक डिव है, बस, सिर्फ एक डिव। और उसकी ID जस्ट दी हुई है रूट, उसके अलावा वो डिव एम्प्टी है। अब जब भी हमारा फाइल जो है, हमारी जो क्या कहते हैं ऐप है, रिएक्ट ऐप, वो जब रन होती है, तो ये हमारा बेसिकली index.html रन होता है, ठीक है। जो हमारा index.html रन होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस div को शो करता है। फिलहाल के लिए हमारी div जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने SRC के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमारी जो मेन फाइल है ना, सबसे बड़ी, सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइल है, वो है index.js, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फाइल है। index.js के अंदर देखो, यहाँ पर देखो, ओके। यहाँ पर बेसिकली क्या किया हुआ है, एक index.js की फाइल आपने देखनी है, दूसरी app.js की, दो फाइल्स देखनी है। अब app.js के अंदर सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा कोड, जितना भी आपकी एप्लीकेशन बड़ी है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपने इंपोर्ट की हुई है। मैंने आपको मॉड्यूल्स का टॉपिक बताया था, जिसमें आपको मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया था। तो मैंने सारी की सारी एप्स एप्स बेसिकली यहाँ पर बोल रहे होते हैं कंपोनेंट। तो सारे के सारे कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट कर दिए app.js के अंदर, और app.js के अंदर इनको यूज कर दिया। और यहाँ से पूरी की पूरी app.js को भी एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करके मैंने इसको index.js के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, index.js के अंदर मैंने app.js को इंपोर्ट किया, तो ये मेरे पास ऐप आ गई। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, मैं इसकी ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID करके इस रूट ID को गेट कर रहा हूँ। अब ये रूट ID कौन सी ID है, जो यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html के अंदर div को ID दी हुई है, रूट, ठीक है। तो ये मैं रूट ID गेट कर रहा हूँ, और इसको मैंने एक स्टोर करवा दिया रूट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब रूट डॉट रेंडर किया मैंने,
तो मैंने कहा कि ये जो आईडी है ना, ये वाली जो आईडी है, इसको मैंने स्टोर किया पहले इस वेरिएबल में। फिर मैंने कहा कि ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल के अंदर डाल दो, क्या डाल दो, ये डाल दो ऐप डॉट जेएस। ठीक है, पूरी ऐप डॉट जेएस को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया एज अ वेरिएबल ऐप में। ठीक है, और उस ऐप को मैंने यहाँ पर पास कर दिया किसे, इस आईडी को, रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा कोड, जितने मर्जी कंपोनेंट थे, जितनी मर्जी फाइल्स थी, वो सारा का सारा कोड मैंने इंपोर्ट किया पहले ऐप डॉट जेएस के अंदर। और फिर मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर अपना कोड करके पूरी की पूरी ऐप डॉट जेएस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ऐप को मैंने इंपोर्ट किया। और यहाँ पर जो ऐप थी मेरी, वो मैंने पास कर दी, किसे पास कर दी, इस आईडी रूट को। मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा कोड पहले आया ऐप डॉट जेएस के अंदर, फिर ऐप डॉट जेएस के अंदर सारा उसका भी कोड जब मिल गया, तो वो आया इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। और इंडेक्स डॉट जेएस ने क्या किया, सारा का सारा जितना भी कोड ऐप डॉट जेएस से आ रहा था, वो सारा का सारा पास कर दिया इस डिव को जिसकी आईडी रूट है। तो मतलब ये सारा कोड मिल गया इस डिव को। अब ये जब हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रन होगा, तो ये डिव हमारा सारा का सारा कंटेंट शो कर देगी। ठीक है, समझ आई है? फ्लो समझ आया? जी, जी जी अली को समझ आइए। उसके अलावा किसी को समझ आया कि नहीं आया? और क्लास में सिर्फ एहसन है जी, एहसन आपको समझ आया? ठीक है जी। ओके, अब हम जो है ना अपना ऐप डॉट जेएस का सारा कोड रिमूव कर देते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आप आओ, तो यहाँ पर देखो रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड लगाया हुआ है। अगर आप इसको रिमूव भी कर देते हैं ना, तो भी हमारा कोड रन होता है। जस्ट ये थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर देता है। और यहाँ पे मैं आपको जो है ना कुछ भी राइट आउट करके दिखा देता हूँ। और एफ सी ई, ओके, और इसके अंदर देखो ऐप अब शो हो जाएगा हमारी स्क्रीन पर, ये देखो। ठीक है, तो हमारा कोड बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क कर रहा है। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आप स्ट्रिक्ट मोड लगाओ या आप ना लगाओ, तो दोनों सूरत हाल में चल जाता है। ये स्टिक मोड क्या होता है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये ऐप डॉट जेएस के अंदर हम आए। अब यहाँ पर हमने कोड लिखना होता है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज, हमें रिएक्ट की जरूरत पड़ती है रिएक्ट का कोड लिखने। तो हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, इस रिएक्ट नाम के पैकेज में से। ठीक है, ये पैकेज जब भी हम जब हम एनपीएम एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं ना, तो ये रिएक्ट हमारी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें से रिएक्ट को गेट कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट, यार बेसिकली कंपोनेंट खुद कुछ भी नहीं है। कंपोनेंट एक फंक्शन है बस। ये देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कॉन्स्ट ऐप, ऐप नाम का एक फंक्शन बनाया है, एरो फंक्शन क्रिएट किया है। ये देखो एरो फंक्शन है। और ये एरो फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक डिव को, जिस डिव के अंदर बेसिकली रिटर्न एक चीज ही हो सकती है। अगर मैं इस रिटर्न के अंदर आकर दूसरी डिव को रिटर्न करता हूँ, तो ये मेरा एरर आ जाएगा। मैं करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने दूसरी डिव बनाई, ये मैंने बनाई दूसरी डिव, तो ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो मोर देन वन थिंग्स आप रिटर्न नहीं कर सकते, सिर्फ एक डिव को ही आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप जितना भी कंटेंट लिखोगे वो आप राइट आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप, और हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये हमारा शो हो गया माई फर्स्ट रिएक्ट ऐप। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये शो करेगा, आपको इसको रिफ्रेश वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये माई फर्स्ट ऐप मैंने यहाँ पर लिखा ऐप डॉट जेएस के अंदर, और ये सारा का सारा कोड जा रहा है अब इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस पास कर रहा है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाले इस div को, और ये div जो है ये डिस्प्ले कर रहा है हमारी स्क्रीन पर। तो अब हम देखते हैं, ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाते हैं। अब ये कोड भी आपको जो है ना अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जितने भी आपने फोल्डर बनाने हैं, जितने भी आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं, उस कंपोनेंट्स को आपको एक्सपोर्ट हर हालत में करना ही करना है। ठीक है, एक्सपेक्ट ये इंडेक्स डॉट जेएस, इसके अलावा बाकी सारे के सारे आपको को कंपोनेंट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ऐप डॉट जेएस को मैंने एक्सपोर्ट किया यहाँ से और इधर इंपोर्ट किया। अब आपको ये कोड भी याद करने की जरूरत नहीं है। और आर एफ सी ई भी कर सकते हो आप। आर एफ सी ई से आपका जो है ना विदाउट एरो फंक्शन। ठीक है, विदाउट एरो फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा, सिंपल फंक्शन से बना है। ठीक है, तो आर एफ सी ई स्टैंड फॉर शायद होता है, हाँ ये देखो, रिएक्ट फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट। मतलब रिएक्ट का एक फंक्शन बनाना है आपने, जिसके अंदर जो हो कंपोनेंट और उसके अंदर एक्सपोर्ट भी यूज किया हो। ठीक है, इसी तरह से रिएक्ट एरो फंक्शन विद रिएक्ट एरो फंक्शन, आर ए एफ सी ई, कंपोनेंट एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा एरो फंक्शन के थ्रू उसने कंपोनेंट बना के दे दिया हमें। अब इस डिव के अंदर हम जो मर्जी यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब आपको जो है ना कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अब आपने कोशिश करनी है कि ऐप डॉट जेएस के अंदर आपने सारा का सारा कोड नहीं लिखना, ठीक है। आपने कोड लिखना है डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। और उन फोल्डर्स को इंपोर्ट कर लेना है अपनी ऐप डॉट जेएस के अंदर, और आगे सारा वही प्रोसीजर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एसआरसी के फोल्डर के अंदर आओ और यहाँ पर अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर लो। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक होम डॉट जे एस एक्स लिखना है आप, ठीक है। इससे इसका फायदा क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसके अंदर आओ और यहाँ पर लिखो डिव, एंटर करो। उसने खुद ब खुद डिव क्रिएट नहीं किया। अगर मैं आता हूँ होम डॉट जे एस एक्स के अंदर और इसके अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी डिव। अब देखो उसने खुद क्रिएट किया है। तो आपको डॉट जे एस एक्स की एक्सटेंशन जो है ना या साथ यूज करनी है। तो जे एस एक्स होता क्या है बेसिकली, जे एस एक्स स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ठीक है। तो ये JSX जो होता है वो जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बेसिकली हम अपना जितना भी रिएक्ट के अंदर कोड लिखते हैं ना, लाइक फर्ज करते हैं कि मैंने यहाँ पर होम डॉट जेएस के अंदर अपना एक हेडिंग बनाई, ओके। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बनाई और इस हेडिंग के अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा और इसके अंदर मैंने लिखा जी लोरम इप्सम का पैराग्राफ लिख देता हूँ, ओके जी। तो ये बेसिकली अब जो मैंने कोड लिखा है ना ये HTML नहीं रहा। अब ये HTML नहीं है, अब ये JSX है, ठीक है। HTML और JSX ऑलमोस्ट सेम है, बट हम जब ये JSX HTML को अपने रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं तो वो हमारा बन जाता है JSX, ठीक है। अब ये HTML नहीं है, ये JSX है। जस्ट माइनर माइनर से डिफरेंस होता है। लाइक हमारे जितने भी टैग्स होते थे ना वो सेल्फ क्लोजिंग होते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इनपुट की, ठीक है। तो इनपुट का जो हमारा टैग होता था ना वो क्लोज हम नहीं थे करते, बस हम उसको इस तरह से ओपन कर देते थे तो हमारा काम चल जाता था HTML के अंदर। बट जब हम JSX की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हर हालत में क्लोज भी करना पड़ता है। जो भी हमने टैग ओपन किया उसको क्लोज करना लाजमी होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर जैसे मैंने इनपुट को ओपन किया है ना, वैसे अगर मैं इनपुट को क्लोज भी कर दूं आगे ही, ये ऐसे, तो भी ठीक है, ऐसे भी चलेगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये इनपुट का टैग बनाया है, आगे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये ऐसे कर दो तो भी ठीक है। या फिर आप ऐसे कर दो, यहाँ पर जो एंड हो रहा है ना यहाँ पर एक स्लैश लगा दो, ये क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग बन जाता है। तो कोई भी JSX के अंदर आप ऐसा टैग यूज नहीं कर सकते जो कि जिसका क्लोजिंग ना हो, ठीक है। लाइक कोई और टैग अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी टैग यार हमारे पास ऐसे होते थे जो सेल्फ क्लोजिंग होते थे, लाइक मैं BR का टैग बताता हूँ आपको, ठीक है। तो BR का टैग हमें, ये देखो अब हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। हम जावा उसमें HTML में कर रहे थे, बट हम JSX में नहीं कर सकेंगे, हमें ये स्लैश लगानी पड़ेगी। या फिर हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको इस तरह से क्लोज करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये JSX और HTML में माइनर माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप डॉट जेएस में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये अगर आपको शो हो रहा है ना तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट शो हो रहा है, ठीक है। आपको इसको क्लिक करना है और क्लिक करके इसको जी कर लेना है आपने। यहाँ पर आई थिंक शो होगा ES6 होगा, या फिर मैं देख लेता हूँ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट JSX, ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट JSX कर लोगे ना इसको, अब जब आप div लिखोगे अब आपको ये खुद ब खुद सजेस्ट करेगा। मेरी बात समझ आई है। अगर आपने डॉट जेएस किया हुआ है तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट शो हो रहा होगा, आपने इसको क्लिक करके जावास्क्रिप्ट JSX कर लेना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट JSX कर लोगे तब आपको ये सारी की सारी हेल्प आउट करेगा, सजेशन देगा। अदरवाइज अगर JS किया हुआ है तो वो सजेशन नहीं करेगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको राइट क्लिक करो, रीनेम करो, डॉट JS की जगह पर डॉट JSX कर लो, ठीक है। तो ये अब आपको सजेशन देगा। अब ये खुद ब खुद जावास्क्रिप्ट JSX बन चुका है। जैसे यहाँ पर होम के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट JSX है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने करना क्या है, आपने अब देखना है, जाना है SRC के अंदर, इसके अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसका नाम रख देना है जी कंपोनेंट्स। और इस फोल्डर के अंदर आपने अब फाइल्स अपनी क्रिएट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, मैं ये वाली होम वाली फाइल जो है ना इसको उड़ा देता हूँ, ओके। कंपोनेंट के अंदर हम सबसे पहले अपनी फाइल क्रिएट करते हैं जी होम डॉट JSX,
इसके बाद एक और भी हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं, अबाउट डॉट JSX। ओके। अब अगर ना आप ऐप डॉट जेएस के अंदर आओगे ना, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे, इंपोर्ट, और लिखोगे होम, अब ये आपको सजेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कहीं पर भी अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये इस तरह से टैग क्रिएट कर देगा। आपको सजेस्ट कब करेगा ये, जब आप होम के अंदर इसको एक कंपोनेंट बना दो, अब आपको ये सजेस्ट करेगा। अबाउट के अंदर भी मैंने एक इसको एक कंपोनेंट बना लिया, अब ये आपको सजेस्ट करेगा। अब मैं इसको अंदर लिखता हूँ होम, अब देखो एंटर किया तो इसने खुद ब खुद उसको पिक कर लिया। अब देखो ये कहाँ पे खड़ा है, अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट की और ऐप डॉट जेएस, तो ये दोनों एक दूसरे के सिबलिंग है। ये एसआरसी के फोल्डर के अंदर ही पड़े हैं, एसआरसी के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट भी वहीं पे पड़ा है, और ऐप डॉट जेएसएक्स भी वहीं पे पड़ा है। ठीक है, तो अब ऐप डॉट जेएस के अंदर खड़े हैं, हमने जाना है सबसे पहले कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर, फिर जाना है हमने होम डॉट जेएस को एक्सेस करना है। तो डॉट स्लैश लगा के हम कंपोनेंट के फोल्डर में पहुंच गए, स्लैश लगा के हम होम के फोल्डर में पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से आपने होम को इंपोर्ट कर दिया। सेम वैसे ही अब हमने इंपोर्ट करना है जी अबाउट को, और हमने अबाउट को भी इंपोर्ट कर लिया। अब होम के अंदर जाकर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जी होम, होम पेज। ठीक है, इसी तरह से अबाउट के अंदर भी मैं लिख लेता हूँ जी अबाउट पेज, ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाता हूँ, और अभी देखो कुछ भी शो नहीं होगा स्क्रीन पे। क्यों? कोई मुझे बता सकता है कि क्यों शो नहीं होगा? मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये देखो कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? मुझे एहसन बताएगा, एहसन है क्लास में ना? हाँ एहसन, आप बताएं। मैंने जो अभी आपको डिटेल में बताया है ना, उसमें मैंने आपको यही चीज बताई है कि जो ऐप डॉट जेएस है ना, इसके अंदर आपका सारा का सारा कोड आता है। ठीक है, मतलब आपने जितना का जितना ऐप डॉट जेएस पे कोड लिखा है ना, वो सारा का सारा कोड जाएगा इंडेक्स डॉट जेएस में, और इंडेक्स डॉट जेएस वो सारा का सारा कोड इस div को असाइन कर देगी जिसकी आईडी रूट है। अब हमारा ऐप का कोड सारा जा रहा होता है, जैसे अली ने बताया ना कि हमारी ऐप डॉट जेएस रन हो रही होती है, तो ऐप डॉट जेएस ही रन हो रही होती है, वो सारा का सारा कोड आगे भेज रही होती है। जब हमारा कोड बड़ा ही होम और अबाउट के अंदर है, अभी तक ऐप के अंदर आया ही नहीं है, हमने इसको इंपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन इंपोर्ट करके मतलब ये पूरा का पूरा होम का फोल्डर जो है, कंपोनेंट जो है, उसको इंपोर्ट करके हमने इस वेरिएबल के अंदर रख दिया, होम केयर वेरिएबल के अंदर। और सेम ऐसे ही यहाँ पर हमने अबाउट के वेरिएबल के अंदर रख दिया। अब हम इन वेरिएबल्स को जब यहाँ पर यूज करेंगे, तब वो ऐप के अंदर शो होगा। ऐप ये रिटर्न कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, ऊपर वाली चीजें रिटर्न नहीं कर रहा, ये वाली चीजें रिटर्न कर रहा है, ये हमारी स्क्रीन पर शो होगी, ये डिव। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यूज करेंगे होम को। ये होम किया मैंने, और इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देता हूँ, और इसी तरह से अब हमारा होम जो है वो शो कर देगा, होम पेज शो कर दिया। और इसी तरह से मैं अबाउट का पेज भी शो कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको भी सेल्फ क्लोजिंग ही कर देता हूँ। ओके जी, होम और अबाउट दोनों पेज मेरे शो हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमने कंपोनेंट्स को यहाँ पे कॉल कर लिया, ऐसे समझ लो यार जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं ना, फंक्शन बना लिया हमने, यहाँ पर डिफाइन कर लिया, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा फंक्शन बेसिक जितनी मर्जी पर आप डिफाइन कर दो, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये जस्ट इतना ही है। तो जिस तरह से हम फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं ना, इधर हमारे पास आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, इधर उनको बोलते हैं प्रॉप्स। ठीक है, तो हम आगे के लेक्चर्स में इनको वन बाई वन देखेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। थोड़ा सा ये इसको फोल्डर स्ट्रक्चर को आपने अंडरस्टैंड करना है। आपका टास्क होगा, एक आपका टास्क क्या होगा कि आपने यहाँ पर ऐसे कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाना है, और इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर आपने बनानी है 10 फाइल्स। ठीक है, 10 फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट बना के, और हर फाइल के अंदर आपने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। ठीक है, हेडिंग के अंदर आपने लिखनी है कि ये कौन से पेज की हेडिंग है, लाइक होम, होम पेज के अंदर आप जो है ना, यहाँ पर एक डिव के अंदर बनाओ एक हेडिंग, और यहाँ पर लिख दो जी होम पेज हेडिंग। ठीक है, इस तरह से। तो ये होम पेज हेडिंग जब आप लिख दोगे ना, तो ये हेडिंग लिखनी है, और इसी तरह से एक पैराग्राफ के अंदर आप कुछ भी लिख दो, लोरम इप्सम का पैराग्राफ ही लिख दो। तो ये हर इस तरह के आपने 10 फाइल्स क्रिएट करनी। ठीक है, उन 10 की 10 फाइल्स को आपको ऐप डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट करना है। अच्छा, आपने एक कंपोनेंट का फोल्डर बना लेना है, कंपोनेंट 1 का फोल्डर, एक कंपोनेंट 2 का फोल्डर, और एक कंपोनेंट 3 का फोल्डर, 3 फोल्डर बना लेने हैं, और तीनों फोल्डर्स के अंदर तीन तीन फाइल क्रिएट कर लें।
फिर आपको सारी की सारी 9 फाइल्स app.js के अंदर इंपोर्ट करनी है और इनको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो